दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू तुम्हारा मायका है या आशिकों का अड्डा। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सुधीर और अशोक दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों का एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों के घरों में बस 2 गलियों का फासला था। सुधीर की सरकारी नौकरी थी और अशोक का अपना बिजनेस। अशोक सुधीर को बहुत मानता था। जब अशोक का बिजनेस घाटे में चल रहा था उस समय सुधीर ने उसकी बहुत सहायता की थी। प्रत्येक रविवार सुबह ही सुधीर अशोक के गेट पर आकर आवाज़ लगाता, और भाई क्या हाल है। अशोक को भी अपने दोस्त का इंतजार रहता। रविवार के दिन ही दोनों दोस्तों की ताश की बाजी पर बाजी लगती थी। सुधीर का एक बेटा था और अशोक की 2 बेटियां। दोनों के बच्चे आपस में खेलते रहते थे। दोनों की पत्नियां भी अपनी ही बातों में बिजी रहती थीं। दोनों परिवारों में बहुत मेल मिलाप था। कुछ दिनों बाद सुधीर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अशोक को अपने जिगरी दोस्त को खोने का बहुत दुख हुआ। सुधीर अपने पीछे अपना बेटा, पत्नी और बुजुर्ग माँ छोड़ गया। सुधीर की पेंशन से घर का खर्च चलने लगा। अशोक भी बीच बीच में अपने दोस्त के परिवार की मदद कर दिया करता था। समय बीतता गया और सुधीर का बेटा उद्धव बड़ा हो गया, परंतु सिर पर पिता का साया न होने के कारण वह गलत लड़कों की संगत में पड़ गया। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना, लड़कियों को छेड़ना आदि सभी गलत काम करने लगा। मित्र मंडली बस स्टॉप पर सुबह ही जमा हो जाती और आती जाती बहू बेटियों पर भद्दी टिप्पणियां करते रहते। अपने बेटे की ऐसी हरकतों से उद्धव की मां कांता भी बहुत परेशान रहती। दूसरी तरफ अशोक की दोनों बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। अशोक का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। एक दिन अशोक की बड़ी बेटी श्रेया अपने कॉलेज जा रही थी तो उद्धव की मित्र मंडली ने श्रेया के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। उद्धव भी उनमें शामिल था। इसके बाद उद्धव ने अपने सभी दोस्तों को श्रेया से दूर रहने को कहा और स्वयं श्रेया को परेशान करने लगा। एक दिन उद्धव ने अपनी माँ कांता से कहा, माँ तुम मेरी शादी करा दो, मैं श्रेया को बहुत पसंद करता हूँ। तुम अंकल आंटी से श्रेया और मेरे रिश्ते के बारे में बात करो। कांता बोली, तेरा दिमाग खराब है, सारा दिन तो गलियों में आवारागर्दी करता फिरता है। तुझे क्या लगता है कि अशोक भाई साहब अपनी पढ़ी लिखी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे देंगे? अशोक भाई साहब तो क्या कोई भी पिता तुझे अपनी बेटी नहीं देगा। कितनी बार कहा है कि कोई काम धंधा कर ले। पढ़ाई कर लेता तो तेरे मामा तुझे किसी न किसी फैक्ट्री में लगवा देते, परंतु नहीं, तुझे तो आवारागर्दी करनी है और फिर शादी के सपने देख रहा है। तुझे पता है घर का खर्च तेरे पिताजी की पेंशन से चलता है। जिस दिन मैं पैर पसार जाऊंगी उस दिन तुझे सब्जी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। किसी की बेटी को तू क्या खिलाएगा? तू अपना पेट तो भरने के लायक नहीं। उद्धव चिढ़कर पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। वैसे भी वह घर में बहुत कम रहता था। काफ़ी दिन गुजरने के बाद एक दिन अपनी माँ कांता के लिए एक महंगी गर्म शाल और अपनी बूढ़ी दादी के लिए गर्म सूट लेकर आता है और कहता है, माँ तू कहती थी ना कुछ काम धंधा कर ले, तो लो मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर लिया है। उसकी पहली कमाई से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अब तो तू श्रेया के साथ मेरे रिश्ते की बात अंकल से करोगी ना। अब मैं आवारा नहीं घूमता। कांता अपने बेटे के मुंह में पड़कर हामी भर देती है और अगले दिन ही कांता जी अशोक के घर जाती है। अशोक घर पर ही था। कांता जी को देखकर वह खुश हो जाता है और कहता है, भाभी, भाई साहब के जाने के बाद आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। कितने दिनों बाद आई हैं आप। अशोक की पत्नी भी चाय लेकर ड्राइंग रूम में ही बैठ जाती और
तीनों आपस में बातें करते रहते हैं। अशोक कहता है, भाभी जी, मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि सुधीर भाई साहब आएंगे और गेट से ही मुझे आवाज़ लगाएंगे और कहेंगे, भाई कैसा है। बरसों बीत गए, लेकिन उनकी छवि मेरे दिल में ऐसे ही बसी हुई। कांता ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, मैं आपके भाई साहब की आवाज़ बनकर आई हूँ और आपकी बेटी श्रेया का रिश्ता अपने बेटे उद्धव के लिए झोली फैलाकर मांग रही हूँ। अशोक स्तब्ध रह गया, परंतु भाभी ऐसे कैसे। कांता, अशोक, तुम्हारे भाई साहब की यही इच्छा थी। जब बच्चे छोटे थे वे मुझसे कहते थे कि श्रेया को अपने उद्धव की बहू बनाएंगे। वे तो हमें छोड़कर चले गए, परंतु उनकी कुछ इच्छाएं बाकी हैं जो मुझे पूरी करनी है। उद्धव ने भी अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई काम शुरू किया है। अशोक अपनी पत्नी की तरफ देखता, वह नजरों ही नजरों में इस रिश्ते के लिए मना करने को कहती है, परंतु अशोक की जुबान से कांता जी के लिए ना नहीं निकलता और वह सोचकर बताने के लिए कुछ वक्त मांग लेता है। कांता जी के चले जाने के बाद अशोक और उसकी पत्नी में बहस होती है। अशोक की पत्नी कहती है, कमाल है, इन्हें कहने से पहले सोचना चाहिए था। कहाँ हमारी पढ़ी लिखी श्रेया और कहाँ इनका आवारा बेटा। इनके बेटे से रिश्ता करके हमने क्या अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी है। अशोक कहता है, सुधीर भाई साहब के मुझ पर बहुत एहसान है। मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। कांता भाभी को भी मैं ना नहीं कह सकता। अशोक की पत्नी, क्या एहसानों के बदले अपनी बेटी की खुशियों की बलि देंगे। आपसे ना नहीं कहा जाता तो मैं कह देती हूँ। मैंने अपनी बेटियों को बेटे से बढ़कर लाड प्यार से पाला है। मैं उन्हें जानबूझकर कुएं में धकेलने नहीं दूंगी। अशोक, क्या खराबी है। उद्धव के सिर पर पिता का साया नहीं था, इसलिए थोड़ा सा बिगड़ गया था और भाभी कह रही थी कि उसने अपना बिजनेस भी अब शुरू कर लिया है। सुधीर भाई साहब अपने जीवन में बहुत प्रॉपर्टी कमा कर गए हैं। उद्धव घर बैठा भी खाएगा तो भी खत्म नहीं होगी। बच्चा है, समय के साथ संभल जाएगा। जाना पहचाना परिवार है। हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने रहेगी। अशोक की पत्नी हताश होते हुए बोली, मेरी तो आप सुनने वाले नहीं, परंतु एक बार बेटी श्रेया से जरूर पूछ लेना। श्रेया के कॉलेज से आने के बाद अशोक अपनी बेटी से कहता है, बेटा, उम्मीद है तुम मेरा कहना नहीं टालोगी। तुम मेरा अभिमान हो, परंतु फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। मैंने तुम्हारा रिश्ता उद्धव के साथ तय करने का निर्णय लिया है। तुम्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी तो नहीं। श्रेया की सांसें अटक जाती हैं। एक बार अपनी माँ की तरफ देखकर नज़रें झुका लेती। अशोक कहता है, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं टालेगी। मैं कांता भाभी को फ़ोन करके यह खुशखबरी दे देता हूँ और कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर उद्धव का तिलक कर देंगे। रिश्ता पक्का होने के बाद श्रेया एक दिन कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी कि उद्धव अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से आ गया और श्रेया से बोला, श्रेया, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। श्रेया ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। फिर उद्धव ने गाड़ी से उतरकर श्रेया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगा। वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उद्धव को घेर लिया। श्रेया रोते हुए वापस अपने घर आ गई और अपने माता पिता को उद्धव द्वारा की गई बदतमीजी के बारे में बताया। अशोक को गुस्सा आ गया और उन्होंने उद्धव को अपने घर बुलाकर खूब डांट फटकार लगाई। उद्धव सुधरा नहीं था। वह तो श्रेया से शादी करने के लिए शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। उसने गुस्से में आकर अशोक को धक्का दे दिया और कहा, श्रेया उसकी होने वाली पत्नी है, उस पर उसका पूरा हक है। उसकी ऐसी ओछी हरकत पर अशोक को भी और अधिक गुस्सा आ गया। उसने कहा,
होने वाली पत्नी और पत्नी में बहुत फर्क होता है। तुम जैसे बदतमीज के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता आज और अभी ख़त्म करता हूँ। और उद्धव को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय उद्धव बेटी का घूंट पीकर रह गया, परंतु उसकी नस नस में जहर भर गया था। अशोक ने अपनी बेटी श्रेया का रिश्ता किसी दूसरी जगह पर कर दिया। उनके पास बहुत अधिक प्रॉपर्टी नहीं थी, परंतु घर परिवार अच्छा था। लड़का भी डाकघर में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत था। जब उद्धव को श्रेया के रिश्ते की बात पता चली तो वह बदले की अग्नि में जलने लगा। श्रेया मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। श्रेया की शादी का दिन आ गया। मंडप में श्रेया, उसका होने वाला पति तरुण और सभी मेहमान मौजूद थे। शुगन की कुछ रस्में चल रही थी। तभी वहाँ पर उद्धव अपने 2-3 दोस्तों को लेकर पहुँचता है। उसके हाथ में चाकू था। वह तरुण के गले पर चाकू रख देता है। तरुण उसका निडरता से सामना करता है और उसे एक ही झटके में एक तरफ फेंक देता है। तभी वहाँ पर खड़े लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उद्धव और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करके ले जाती है। इस हादसे के बाद तरुण की माँ डर जाती है। वह अपने बेटे से कहती है, तरुण बेटा, इस लड़की से शादी मत करो, यह चरित्रहीन है। तुमने देखा नहीं, इसका आशिक तुम्हें मारने के लिए आया था। तुम मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। इस लड़की से शादी करने के बाद तेरी जान को खतरा है। और वह अपने बेटे को मंडप से उठ जाने को कहती है। श्रेया के माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा जाती। वह हाथ जोड़कर विनती करते हैं, परंतु तरुण की माँ नहीं मानती। तभी तरुण अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेया ने मुझे इस लड़के के बारे में बताया था। यह मोहल्ले का आवारा लड़का है। श्रेया का इसमें कोई दोष नहीं है। मैं इस तरह से श्रेया के माँ बाप की इज्जत नीलाम नहीं कर सकता। तरुण समझाकर अपनी माँ को शादी के लिए मना लेता है। श्रेया के माँ बाप के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ जाती है। वे तरुण का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रेया की तरुण के साथ शादी हो जाती है, परंतु उसकी माँ उसे दिल से बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती। वह हमेशा ही किसी न किसी बहाने श्रेया को जली कटी सुनाती रहती, परंतु श्रेया उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और विनम्रता से घर का सारा काम करती रहती थी। शादी को 20 दिन हो चुके थे। इस बीच श्रेया एक बार भी अपने घर अपने माता पिता से मिलने नहीं गई थी। श्रेया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मेरे पापा का फ़ोन आया था। वह मुझे कुछ दिन के लिए घर ले जाना चाहते हैं। मैंने तरुण से बात की थी। उन्होंने कहा कि मम्मी जी से पूछ लेना। आप कहे तो मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके चली आती हूँ। श्रेया की सास मुंह बनाकर कहती है, बहू, तुझे अपने घर जाने की बहुत जल्दी रहती है। तेरा घर है या आशिकों का अड्डा? ओहो, मैं तो भूल ही गई। तेरा इंतजार कर रहा होगा ना वही लड़का जिसने शादी में मेरे बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया था। श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप यकीन करिए, उस लड़के से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। एक दिन तरुण की माँ चक्कर खाकर गिर गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बहुत महंगे टेस्ट किए। डॉक्टर ने बताया कि तरुण की माँ को ट्यूमर कैंसर है और जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान को खतरा है। ऑपरेशन भी विदेश में होना था, जिसका खर्च लगभग 50-60 लाख रुपए था। इसके साथ ही आने जाने का किराया, वहाँ रहने का खर्च आदि मिलाकर लगभग 80 लाख रुपए खर्च तो आना तय था। तरुण अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने लगा। उसने अपने सभी दोस्तों को कुछ उधार दे रखा था। विदेशी डॉक्टर से ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट ले ली थी। 1 महीने बाद ऑपरेशन होना तय हुआ, परंतु तरुण ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं कर पा रहा था। जमा पूंजी वगैरह सब मिलाकर उसके पास सिर्फ 15 लाख रुपए ही थे। उसके दोस्तों ने भी उधार देने से मना कर दिया।
इसके बाद उसने मकान गिरवी रखने की सोची, परंतु उसके पास समय बहुत कम था। मकान को गिरवी रखने की कागजी कार्रवाई में काफ़ी समय लग जाता। तरुण ने चारों तरफ हाथ फैलाकर देखा, परंतु वह ऑपरेशन की आधी रकम भी जमा नहीं कर पाया। वह परेशान रहने लगा, अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता रहता, परंतु सभी ने पैसा देने से मना कर दिया। श्रेया ने तरुण से कहा, आप कई दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं, मम्मी जी के ऑपरेशन के पैसे जमा हुए या नहीं? तरुण श्रेया की गोद में सिर रख कर रोने लगा। श्रेया, मुझे अपने आप पर शर्म आती है, मैं अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा सकता, तो क्या फ़ायदा में ऐसी औलाद का? श्रेया ने तरुण को समझाते हुए कहा, फिक्र मत करिए, कोई न कोई समाधान जरूर निकल आएगा। उसने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। श्रेया ने अपनी अलमारी से अपने सारे गहने और एक फ़ाइल निकाली। फाइल और गहने तरुण को देते हुए कहा, यह गहने कोई 10-12 लाख के होंगे और इस फाइल में प्लाट के कागजात हैं, और यह प्लाट मेरे माँ बाप ने मेरे नाम पर खरीदा था। इसकी कीमत 45 से 50 लाख रुपए तो होगी। आप इसे कम दामों में सेल कर दीजिए, कोई ना कोई कैश में जरूर खरीद लेगा। तरुण ने कहा, नहीं श्रेया, यह सब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है, मैं नहीं ले सकता। श्रेया ने तरुण को समझाते हुए कहा, आपकी माँ और मेरी माँ में कोई फ़र्क नहीं है। इस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ, तो सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहना मेरा फ़र्ज है। श्रेया की सास अपने बहू बेटे की यह बातें सुन रही थी। उसने श्रेया से अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें जली कट्टी सुनाती रही और तुम मेरे लिए अपने दिल में इतना मान सम्मान रखती हो। श्रेया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, शादी के मंडप में शादी के टूटने के डर से मेरे माँ बाप घबराए हुए थे। उस समय तरुण ने मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मेरे माँ बाप के चेहरे पर सुकून देखकर मैंने उसी समय खुद से वादा किया था कि मेरे माँ बाप को ऐसी खुशी देने के बदले में मैं तरुण के हर सुख दुख में उसका जीवन भर साथ दूंगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।